स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में बात होगी। खासकर बात करेंगे सूबे में जारी बिजली संकट की, जिसे लेकर विद्युत विभाग ने मैराथन बैठक की। साथ ही पड़ताल करेंगे मंत्री जी के बेटे पर लगे रेप के आरोपों की। मंत्री महेश जोशी के बेटे पर रेप का आरोप है। इसके बाद राजस्थान में सियासी माहौल गर्मा गया है। साथ ही चर्चा करेंगे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की और बात करेंगे गौरांशी के स्वर्णिम जीत की, जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जिससे इस वक्त राजस्थान जूझ रहा है। राजस्थान जूझ रहा है बिजली संकट से। क्या प्रदेश की बिजली कटौती के लिए सिर्फ कोयला संकट ही जिम्मेदार है? और अगर कोयला संकट ही इसके लिए जिम्मेदार है तो इस संकट से निपटने के लिए पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए? यही सवाल प्रदेश की जनता पूछ रही है। यही बात बीजेपी भी सरकार से जानना चाहती है। लेकिन सरकार का तर्क है कि बिजली संकट सिर्फ राजस्थान का नहीं है। 45 के पार पारा बिजली कट से बेहाल। मरुधरा पर डबल अटैक। जब प्रदेश में तापमान 45 डिग्री के पार जा रहा है, तभी बिजली के संकट ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कोयला संकट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन साफ है कि समय रहते समाधान न निकालने से मामला गंभीर हो गया। राज्य के पावर प्लांट में उत्पादन या तो ठप है या बेहद कम, और करीब 2 महीने तक यही हालात बने रहने की आशंका जताई जा रही है। देश भर में बिजली की डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ी है। ये राजस्थान का विषय नहीं है, पूरे देश में बिजली की मांग जो है एकदम से बढ़ी है। आपको बता दें कि प्रदेश में घोषित तौर पर 1 से 3 घंटे की कटौती चल रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये कटौती 10 से 12 घंटे की है। प्रदेश में औसत 25.25 करोड़ यूनिट प्रतिदिन की मांग है। अधिकतम मांग ने 29 करोड़ यूनिट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मांग और उत्पादन में प्रतिदिन करीब 5 करोड़ यूनिट का गैप है। वहीं प्रदेश में 1970 मेगावाट की 5 थर्मल प्लांट में उत्पादन ठप है। तो बीजेपी इसी बहाने गहलोत सरकार पर हमला बोल रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इसे सरकार का मिसमैनेजमेंट बता रहे हैं। मैं सोचता हूँ बाकी राज्यों में भी आई, सबने अपनी अपनी व्यवस्था पहले से की, जिसके कारण से वहाँ हाहाकार नहीं मचा। हमारे यहाँ जो व्यवस्था इनको करनी थी, अब मुख्यमंत्री स्वयं छत्तीसगढ़ जाकर के मुख्यमंत्री से मिल भी आए और उसके बाद भी केंद्र से भी जाकर के मिल आए, लेकिन इस समस्या का समाधान उनसे हो नहीं। उसका कारण क्या है? ये समय पर पेमेंट नहीं करते हैं, इसके कारण से कोई इनको देने को तैयार ही नहीं होता। वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का तर्क है कि बिजली संकट सिर्फ राजस्थान में नहीं है, देश का बड़ा हिस्सा इस संकट से जूझ रहा है। पूनिया जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कटारिया साहब हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इसमें आपको सियासत नहीं करनी चाहिए और इसमें राजस्थान सरकार का आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय बाद कोल क्राइसिस आया है और बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है। बहरहाल तेज गर्मी के साथ बिजली की बढ़ती मांग और उत्पादन में कमी से हाल बेहाल है, लेकिन कोयला संकट भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कोयला संकट पेमेंट ना होने के कारण उत्पन्न हुआ या इसका कोई और भी कारण है? जयपुर से न्यूज 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पानी बिजली संकट के साथ कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार को घेरा। राठौड़ ने कहा सरकार को 3 महीने पहले जो कंटिंजेंसी प्लान बनाना चाहिए था, जो आज तक नहीं बन पाया है। प्रदेश के 10 जिले जिनमें इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है, उनकी हालत बदहाल है। हालात ये हो चुके हैं कि यहां बिजली नहीं, पानी नहीं और कानून व्यवस्था जर्जर। सरकार पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। उन्होंने आगे कहा कि अंतर्द्वंद्वों में फंसी सरकार को प्रदेश की कोई चिंता नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी 13 मई को आक्रोश रैली निकालेगी। 3 महीने पहले कंटिजेंसी प्लान बनाना चाहिए था, वो आज तक सरकार अपना कंटिजेंसी प्लान बना नहीं पाई। 10 जिले जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के से फीडेड जिले हैं, जिनमें इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है, की हालत तो बिल्कुल बदहाल है। उसमें मेरा खुद का जिला चूरू भी है। आज नहरबंदी के नाम पर
3-3, 4-4, 5-5 दिन में भी कभी थोड़ा सा पानी आता है। और इन सारी बातों को लेकर 13 तारीख को हम यहाँ आक्रोश रैली भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की हालात, जब बिजली नहीं, पानी नहीं और कानून व्यवस्था की जर्जरता है, सरकार का इस सरकार पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। महेश जोशी के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। महेश जोशी के बेटे रोहित के खिलाफ एफआईआर हुई है दिल्ली में। एक युवती ने रोहित जोशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। रोहित जोशी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। देखिए, दुष्कर्म के बाद जान से मारने की धमकी देना और प्रेग्नेंट होने के बाद गर्भपात करवाने के आरोप को लेकर एफआईआर करवाई गई है। 0 एफआईआर हुई है दिल्ली में। सवाई माधोपुर पुलिस को भेजने की सूचना है, वहां से बाय पोस्ट भेजा गया है। सवाई माधोपुर पुलिस हार्ड कॉपी का इंतजार कर रही है। देखिए, काफी कद्दावर चेहरा है प्रदेश की सियासत का महेश जोशी, जिनके बेटे पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मैं चाहता हूं कोई एफआईआर अगर दर्ज होगी तो पुलिस इसकी निष्पक्षता के साथ में, गहराई के साथ में, सख्ती के साथ में जांच करे, सच्चाई को सामने लाए। मैं पूरे जीवन सत्य और न्याय के साथ रहा हूँ। इस मामले में भी और आगे भी किसी मामले में मैं उसी पक्ष के साथ रहूँगा जो न्याय को सत्य का करे। ने महेश जोशी के बेटे के मामले में सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि मंत्री के बेटे को बचाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सरकार कोई ऐसे कारगर उपाय नहीं कर रही जिनसे इन घटनाओं को रोका जा सके, बल्कि प्रोत्साहित कर रही है, यानी उनको बचाने का यत्न कर रही है। और इसीलिए माननीय विधायकों की और माननीय मंत्रियों की परिजनों का, बेटों का भी इतना हौसला बुलंद हो गया है कि वो स्वयं भी सामूहिक बलात्कार करने लगे। आपको तो ध्यान होगा, राजगढ़ के जोहरी लाल जी मीणा का बेटा बलात्कार में शामिल, परंतु सरकार ने क्लीन चिट दे दी। जोहरी लाल जी स्वयं विधायक, अभी आपने सुना होगा कि राजस्थान सरकार के एक मंत्री जिनका नाम महेश जी है, उनका बेटा एक बलात्कार में शामिल और कई दिनों तक बलात्कार किया और यहाँ तक कि हाथ पे बांध कर बलात्कार किया। मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्म। और पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि केवल एफआईआर दर्ज होने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता, लेकिन जांच अधिकारी की रिपोर्ट में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एफआईआर करने मात्र से कोई दोषी नहीं हो जाता। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो मेरा बेटा हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी 100% कार्रवाई करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जिस प्रकार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को सलाखों के पीछे हो गया, कोर्ट में गलत तथ्य पेश करके जमानत ले ली और कोर्ट ने वापस जमानत करके अंदर कर दिया, लेकिन न बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री के ऊपर कार्रवाई की, न कोई उसके बेटे के ऊपर कार्रवाई की, न किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिया उन्होंने, कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को तो किसी बात को कहने का हक ही नहीं है। अब तमाम निगाहें टिकी हैं इस बात पर कि आखिर कानून व्यवस्था का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल सहयोगी गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गिरिराज, मैं आपके पास आऊंगा। अब तमाम निगाहें सवाई माधोपुर की ओर हैं। हार्ड कॉपी का वहां पर इंतजार किया जा रहा है, 0 एफआईआर की क्या अपडेट्स हैं?
मैं आपको अभी ताजा अपडेट देता हूं कि अभी तक भी सवाई माधोपुर पुलिस है वो 0 FIR का इंतजार करती हुई नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक सुनील बिश्नोई से हमारी वार्ता हुई थी। इसके अलावा महिला थाना पुलिस जो कि इस समूचे मामले की जांच करने वाली है, महिला थाना इंचार्ज चंचल से भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने भी अभी तक जो हार्ड कॉपी है उसके मिलने से स्पष्ट तौर से इनकार किया है। उनका यही कहना है कि अभी तक इस मामले में 0 FIR उन्हें प्राप्त नहीं हुई है और जब तक 0 FIR उन्हें प्राप्त नहीं होती है तब तक उनकी जांच आगे नहीं बढ़ेगी। उसके लेकिन केस से संबंधित मेल वगैरह ये सब तो दिल्ली से आया होगा सवाई माधोपुर पुलिस को? जी देखिए, अभी तक आधिकारिक रूप से उन्होंने यह भी नहीं कहा कि हमारे पास में मेल पहुंच गया है, लेकिन अन्य जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस बात की पुष्टि भी करते हैं कि जो मेल के जरिए यह सूचना इन तक आ पहुंची है, पुलिस तक आ पहुंची है। लेकिन अभी तक चूंकि ये जो सारा मामला है एक मंत्री के रसूख से भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में पुलिस फूंक फूंक करके भी कदम रख रही है और कानून के दायरे में रह करके ही अपनी जो कार्यवाही है उसको आगे बढ़ाना चाहती है। तो ऐसे में जिस तरीके से तर्कसंगत बताया जाता है कि जब तक उन्हें हार्ड कॉपी, तो अपना लाइन ऑफ एक्शन सवाई माधोपुर पुलिस क्या बता रही है? देखिए गिरिराज, मैं ये क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि एक तरह से देखें तो जो FIR की कॉपी है वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, लोगों ने देखी है, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कई लोगों ने उस कॉपी को ट्वीट भी किया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब कभी भी हार्ड कॉपी पहुंचती है तो अपनी लाइन ऑफ एक्शन तो पुलिस ने तैयार की होगी कि हम क्या करेंगे। ये देखिए, अभी तक पुलिस ने अपने किसी भी अनुसंधान के बारे में या अनुसंधान किस तरीके से पुलिस करने वाली है अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है। पुलिस केवल अभी तक एक ही रटा-रटाया सा जवाब दे रही है कि जब तक उन्हें हार्ड कॉपी नहीं मिलती है तब तक आगे कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। हालांकि उनका कहना है कि जब हार्ड कॉपी मिल जाएगी तब बाकायदा इस मामले के लिए एक स्पेशल टीम का भी गठन किया जाएगा और टीम इसमें गहनता के साथ में अनुसंधान करेगी। चूंकि ये राज्य सरकार के अंदर मंत्री महेश जोशी से जुड़ा हुआ मामला है, उनके पुत्र इसको रोहित जोशी जिसको आरोपी बनाया गया है उससे जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे में कानून के दायरे में रह करके पुलिस अनुसंधान करेगी। हार्ड कॉपी मिलने के पश्चात ही सवाई माधोपुर की महिला थाना पुलिस इस समूचे मामले में अपनी ठीक है गिरिराज आप मेरे साथ बने रहें। जयपुर से मेरे सहयोगी विष्णु भी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विष्णु, अगर एक तरह से देखें तो मंत्री के बेटे पर सवाल है और सियासत अपने आप में लाल है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जो अपडेट्स हैं वो सबसे बड़ा अपडेट अभी यही कि पूरे जो FIR है वो कहाँ है, वो दिल्ली है क्या वो सवाई माधोपुर है, उसी के बीच में सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है कि FIR है कहाँ। क्योंकि दोनों जगह एक ने कहा कि हमने भेज दिए हैं, सवाई माधोपुर पुलिस कह रही है कि हमारे तक FIR अभी तक नहीं पहुंची है। तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो FIR का है कि FIR कब पहुंचेगी, कहाँ है, कहाँ उसकी स्टेटस है, वो अभी तक कोई बता नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात जो है, लेकिन जब FIR पहुंच जाएगी तो सबसे बड़ा जो पुलिस का कदम होगा वो यही होगा कि सवाई माधोपुर की महिला थाना पुलिस जो है पीड़िता से बयान लेगी, उसको बुलाया जाएगा या जो अनुसंधान अधिकारी है वो वहां तक पीड़िता तक पहुंचेंगे, बयान लिए जाएंगे और उसके बाद रोहित जोशी को निश्चित रूप से पुलिस जो है पूछताछ के लिए बुलाएगी और उसके बाद आगे की जो है वो कार्रवाई जो है की जाएगी। उसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है, चूंकि मामला बहुत संगीन है, बहुत गैर जमानती धाराओं में मुकदमे दर्ज है, गंभीर आपराधिक मुकदमे जो है दर्ज है। बलात्कार के अलावा समलैंगिक जो अप्राकृतिक मैथुन के संबंध का जो मामला है, उसके अलावा बच्चे को गिराने का मामला है, कई सारी जो मैंने गिरिराज से भी ये सवाल पूछा। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरह से देखें तो FIR की जो कॉपी है वो सोशल मीडिया पे आई है और कई लोगों ने उसे देखा भी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुलिस अधिकारियों ने वो देखा ना हो। हार्ड कॉपी आते आते आएगी, ईमेल वगैरह हो चुके हैं, ऐसे में कम से कम लाइन ऑफ एक्शन तो पुलिस ने रेडी कर लिया है। देखिए, पुलिस का सोशल मीडिया पे कोई चीज वायरल होना अलग बात होती है, लेकिन पुलिस की जो प्रक्रिया होती है वो अलग होती है। रोज नाम जब FIR आएगी उसके बाद में FIR कटेगी भी, यहाँ भी FIR कटेगी, FIR जो है मुकदमा नंबर भी दर्ज किया जाएगा, रोज नाम से में उसकी एंट्रियां होगी, कई सारी जो चीजें होती है उसके बाद ही तो पुलिस का जो लाइन ऑफ जो एक्शन है वो एकदम तय है कि सबसे पहले FIR का आना, FIR का दर्ज होना, FIR के दर्ज होने के बाद में पीड़िता से बयान लेना, आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाना, ये सब कुछ जो है पुलिस की लाइन ऑफ जो है एक्शन वो रहेगा, निश्चित रूप से यही रहने वाला है। लेकिन बस ये सबसे बड़ी अभी तक बात है कि सोशल मीडिया की जो FIR घूम रही है, चाहे ट्वीट्स हो चाहे सोशल और कुछ मैसेजेस हो, उसके आधार पर पुलिस की जो है कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन FIR दर्ज होगी तो निश्चित रूप से पीड़िता के बयान होंगे, आरोपी जो है पुलिस की पूछताछ के लिए सवाई माधोपुर जाएगा और तब भी ये देखना होगा कि रोहित जोशी को उस समय पेश किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। रोहित जोशी अभी तक कहाँ है ये भी मालूम नहीं है, लेकिन ठीक है, FIR दर्ज होने के बाद में
रोहित जोशी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई रह सकती है। चलिए, और शुक्रिया निश्चित रूप शुक्रिया से आप दोनों का पुलिस मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीकानेर से ये खबर मिल रही है। आग ने तांडव मचाया है जमकर। मशीनों का एक गोदाम है जिसमें भीषण आग लगी हुई है। तेल के ड्रम फूट गए जिससे आग विकराल रूप ले रही है। स्थानीय लोग फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ हमारे पास हैं। देखिए, जो आसपास की दुकानें हैं आनन फानन में, उन्हें तुरंत खाली करवाया गया है ताकि ये घटना और बड़ी ना हो जाए। लेकिन बीकानेर से नई तस्वीरों को देखिए आप, आग ने जमकर तांडव मचाया है। मशीनों का एक गोदाम है जिसमें भीषण आग लगी हुई है। वहां तेल के ड्रम थे जिसके जो आग लगते ही फूटने लगे। ऐसे में आग ने देखते ही देखते और विकराल रूप ले लिया, अपना दायरा बढ़ाया, अपने कहर का दायरा बढ़ाया। फिलहाल स्थानीय लोग अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई है। आसपास की जो दुकानें हैं उन्हें खाली करवा लिया गया है। देखिए, जाहिर तौर पर समझा जा सकता है चूंकि तेल के ड्रम वहां पर रखे थे और आग लगने के बाद वो तेल के ड्रम फूटे हैं तेज आवाज के साथ। ऐसे में आग ने अपने कहर को और बढ़ाया ही। और भी कुछ चीजें जो ज्वलनशील होती हैं वो भी वहां पर थी, जिसकी वजह से आग देखते ही देखते अपने प्रचंड रूप को ले चुकी थी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विक्रम से। विक्रम, क्या जानकारी है, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये जो मशीनों का गोदाम है इसमें सिलाई मशीनों के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी रखे हुए थे, जिस तरह पानी की जो मोटर्स वगैरह हैं या इस तरह की। और उसके साथ ही जो है वो मशीन में जो काम में लेने वाला जो तेल होता है उसके 2 ड्रम थे। और ये जो आग है वो जो तेल से भरे ड्रमों में लगने की वजह से इसने विकराल रूप ले लिया। और ये लूनकरणसर के इंदिरा मार्केट की घटना है, जहाँ पर आग का विकराल रूप होने के बाद में आस पड़ोस की दुकानों को भी खाली करवाया गया है। और जो स्थानीय लोग हैं वो अपने स्तर पर आग पर काबू पाने के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी तक आग पर काबू नहीं पा। ठीक है, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। सितंबर 2022 तक कांग्रेस में संगठन चुनाव पूरा होने की योजना तैयार की गई है। इसमें ब्लॉक से लेकर जिला स्तर और फिर पीसीसी अधिकारियों के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का स्केड्यूल तैयार हुआ है। उदयपुर के चिंतन शिविर से पहले इस ऐलान को खास माना जा रहा है। 2023 की जंग के लिए चुनाव वाला प्लान। 2 साल के इंतजार के बाद संगठन चुनाव। जुलाई महीने में पूरे हिंदुस्तान में नए जिला अध्यक्ष बनेंगे, तो 1-2 महीने तक और संभाल लिया जाए, तो एक लंबी प्रक्रिया है ये। उदयपुर चिंतन शिविर से पहले कांग्रेस के लिए एक और अच्छी खबर है। पार्टी में संगठन चुनाव की टाइमलाइन तय कर ली गई है। संगठन की मजबूती को 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत पहले हम लोगों ने मेंबरशिप ड्राइव चलाया। अब जो नीचे के लेवल पे, बूथ के लेवल पर, ब्लॉक के लेवल पे जो इलेक्शंस होते वो होंगे। उसके बाद जुलाई के पहले, जुलाई अंत आते आते हम जिला अध्यक्ष वगैरह सब दे देंगे। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस में संगठन चुनाव की कैसी तैयारी है। 31 मई तक सभी 400 ब्लॉक में अध्यक्ष और कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हो जाएगा, जबकि 20 जुलाई तक सभी जिलों में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। अभी 29 जिलों में नियुक्तियां बाकी है। 20 अगस्त तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष समेत एआईसीसी मेंबर के चुनाव संपन्न होंगे। 20 सितंबर के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। संगठन के चुनाव में पार्टी अपनी एकजुटता दिखाने का भी दम भर रही है। दावा है कि पार्टी एकजुट है और सभी मिलकर 2023 की जंग में बीजेपी को टक्कर देंगे। संगठन में एकजुटता है और सभी कार्यकर्ता, सभी नेता लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। और सभी लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनके आग्रह हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। और उसके हिसाब से पूरे संगठन में संगठन को ताकत दे करके कैसे अगले इलेक्शन में, अगले चुनाव में हम एक बार फिर से अपना तिरंगा लहराएं, इस दिशा में। आपको बता दें कि कांग्रेस में पिछले 2 साल से संगठन चुनाव का इंतजार हो रहा है। 2020 में पार्टी में आया संकट अब
टलने के दावे किए जा रहे हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक उदयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस अपने मजबूत किले राजस्थान को बचाने के लिए खास संदेश देगी, जिसके पहले संगठन की मजबूती का संदेश जरूर है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। जिले के सूरतगढ़ में सियासी नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और राष्ट्रीय महामंत्री चंद्रशेखर भी सूरतगढ़ के एक निजी होटल में पहुंचे और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। एक रिसोर्ट में संभाग स्तरीय बूथ सम्मेलन की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। पहले भी प्रवास हुआ, इससे पहले सवाई माधोपुर में खासतौर पर अनुसूचित जनजाति के जो वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक और जनप्रतिनिधि हैं उनका एक सम्मेलन उनका हुआ है। उसके बाद संभाग के हिसाब से ही पहली बैठक है और अध्यक्ष के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस रूप में 2 दिन एक संभाग पे ये पहली बार उनका आगमन। दूसरा उनका परसों राजस्थान में पार्टी के कार्यालय का निर्माण लगातार जारी है और 10 कार्यालय का उद्घाटन वो हनुमानगढ़ का तो भौतिक रूप से करेंगे, फिजिकल रूप से, और बाकी 9 का वर्चुअल रूप से। खबर कोटपुतली से है, जहां वसुंधरा राजे समर्थक मंच ने एक बार फिर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की मांग उठाई। इस मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय भारद्वाज का कहना है कि प्रदेश में प्रत्येक कार्यकर्ता यही चाहता है कि सीएम का चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हों। अगर भाजपा वसुंधरा को सीएम चेहरा घोषित करती है तो इससे राजस्थान में भाजपा की स्थिति मजबूत होगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जी ने अपने कार्यकाल के अंदर अपनी नीतियां योजनाओं के माध्यम से राजस्थान को एक पिछड़े प्रांत से लाकर के विकसित प्रांत में लाकर के खड़ा किया और पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आज भी राजस्थान की जनता इसी लालायित है कि वसुंधरा जी का नेतृत्व और भाजपा की सरकार बने। देखिए, आप ये राजस्थान की क्या है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व की या प्रादेशिक नीति की पॉलिसी हो सकती है कि पोस्टरों पर चेहरा गायब कर दिया जाए, लेकिन राजस्थान की जो 8.5 करोड़ जनता है उनके हृदय से वसुंधरा जी के क्या चेहरे को गायब कर देना ये किसी के वश की बात नहीं है। और राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे जी तो लोगों के हृदय में निवास करती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल मरुधरा के सरहदी इलाके के सूरतगढ़ में संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं। जेपी नड्डा नोएडा के जेपी नड्डा के दौरे को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी सूरतगढ़ पहुंचे। साथ ही साथ कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला। आदत है, जितना मैं उनको समझ पाया और जानता हूं, कि वो मुद्दों को डाइवर्ट करने में माहिर हैं। राजस्थान में इस समय किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी सर्वाधिक है 32%। इन्हीं लोगों ने कहा था कि किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे, सत्ता में आते ही वो भी 10 दिन में। इन्हीं के नेता राहुल गांधी ने कहा था। राजस्थान के 60 लाख किसानों पर 1,20,000 करोड़ का कर्जा है। 9,000 से भी ज़्यादा किसानों की ज़मीनें कुर्क हो गई। आपके ही जिले के कई किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। कि उस पर क्वेश्चन करना, फिर उसके बाद और आगे चले तो राम मंदिर का बात आता है तो वहाँ भी कन्फ्यूजन, डेट आगे मांगना। फिर वैक्सीन बनती है तो वहाँ भी कन्फ्यूजन, कांग्रेस पार्टी में उसमें वैक्सीन पे क्वेश्चन लगाना और फिर उसके बाद क्वेश्चन करना, और वही सोनिया गांधी और राहुल गांधी वही वैक्सीन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो यह हर 370 पे भी आपने देखा होगा, ये लीडरलेस पार्टी है, कन्फ्यूजन वाली पार्टी है और दूसरे पे दोषारोपण करने वाली पार्टी है, इसलिए पार्टी का सफाया हो रहा है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए शहर में रोजगार की गारंटी।